नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 7.8% की दर से बढ़ी है। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर बढ़कर के 8.2% हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी मार्च 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6.2% थी। हालांकि अक्टूबर दिसंबर 2023 की तुलना में मार्च तिमाही की वृद्धि रफ्तार में नरमी आई है। दिसंबर तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 8.6% की उच्च दर से बढ़ी थी। जीडीपी निश्चित अवधि में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बताता है। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल में बढ़कर 6.2% हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और बिजली का उत्पादन बेहतर होने से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अच्छी रही है। मार्च में इन 8 उद्योगों की वृद्धि दर 6% थी, जबकि एक साल पहले अप्रैल 2023 में ये 4.6% रही थी। कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली को बुनियादी उद्योगों में गिना जाता है। अदानी समूह का मुनाफा वित्त वर्ष 2023-24 में 55% बढ़ा है। इसके साथ ही समूह ने अगले दशक में 90 अरब डॉलर के पूंजीगत निवेश की योजना बनाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से उबरकर अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने 2023-24 में कर्ज को नियंत्रित करने, संस्थापक के गिरवी शेयरों में कमी करने और कारोबार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बीते वित्त वर्ष में समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने 30,767 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। ये आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष में 19,833 करोड़ रुपए था। सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष में जीडीपी का 5.63% रहा है। ये केंद्रीय बजट में जताए गए 5.8% के अनुमान से कुछ कम है। वास्तविक रूप से राजकोषीय घाटा यानी खर्च और कमाई के बीच अंतर 16.53 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 17.34 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया था। कैग के अनुसार सरकार राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रही है। इस वजह से राजकोषीय घाटा कम हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 मई को समाप्त सप्ताह में 2 अरब डॉलर घट करके 646 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.55 अरब डॉलर की तेजी के साथ 648.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान सोने के भंडार का मूल्य 48 करोड़ डॉलर घटकर 56.71 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक अगले हफ्ते अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 जून तक चलेगी। इस बार भी रेपो दर में कटौती न होने की आशंका है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल आरबीआई रेपो दर में केवल एक कटौती करेगा और ये कटौती अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में होने की उम्मीद है। 71 में से 33 अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई 2024 की चौथी तिमाही में रेपो दर में पहली कटौती करेगा। मतलब सस्ते कर्ज के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्रा बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियमों को उदार बनाने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई घरेलू मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मुख्य मुद्राओं में शामिल करने के लिए भारत के बाहर रह रहे प्रवासियों को देश के बाहर रुपया खाता खोलने की अनुमति देगा। इसके साथ ही विभिन्न दिशा निर्देशों को युक्त संगत बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। विशेष खातों और विशेष रुपया वस्त्रों खाते के जरिए भारतीय बैंकों के पीआरओआई को रुपए में उधार देना शुरू किया जाएगा। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। आरबीआई वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को देश में वापस लेकर के आया है। ये 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने के एक बड़े हिस्से को गिरवी रखने के लिए तिजोरियों से बाहर निकाला गया था। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में देश के कुल सोने के भंडार में 27.46 टन की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर के 822 टन हो गया है। अन्य देशों की तरह भारत का सोना भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा है। भारत में 100 टन सोना वापस आने से स्थानीय स्तर पर संग्रहित सोने की कुल मात्रा बढ़कर के 408 टन से अधिक हो गई है और इससे स्थानीय और विदेशी होल्डिंग अब लगभग बराबर है।
शेयर बाजारों में पिछले 5 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बैंकों और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से सेंसेक्स 75 अंक की मामूली बढ़त के साथ 73,961 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी गिरावट के दौर से उबरने में सफल रहा और ये 42 अंक बढ़कर के 22,530 अंक पर बंद हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बाजार में जारी तगड़े उतार चढ़ाव के बीच लगातार 5 कारोबारी सत्रों में गिरावट रही थी। इन 5 सत्रों में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 2% से अधिक गिर गए थे। चुनावी नतीजों से पहले की रणनीति खत्म हो चुकी है और अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के आंकड़ों पर टिकी हैं। यूरोपीय देशों में खुदरा महंगाई बढ़ी है। मई में उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें बढ़ने से खुदरा महंगाई सालाना आधार पर बढ़कर 2.6% हो गई है। यूरोस्टेट ने 20 सदस्य देशों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर कहा है कि मई में महंगाई की दर अप्रैल के 2.4% से अधिक रही है। हालांकि जानकारों ने मई में इसके 2.5% पर रहने की उम्मीद जताई है। मई में मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद यूरोपीय सेंट्रल बैंक अगले सप्ताह ब्याज दर में लंबे समय बाद कटौती का फैसला कर सकता है। ऐसा होने पर ECB नीतिगत दर कटौती के मामले में अमेरिकी फेडरल रिजर्व से आगे निकल सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।